गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम मेडिएवल हिस्ट्री से दिल्ली सल्तनत के प्रशासन चैप्टर से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है, इतिहासकार वर्णी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि ऑप्शन ए है अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। ऑप्शन बी है मुस्लिम धर्म तत्व की अक्सर उपेक्षा की जाती थी। ऑप्शन सी है सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। ऑप्शन डी है गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है क्योंकि सल्तनत काल में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? ऑप्शन ए है तुर्क, ऑप्शन बी है मंगोल, ऑप्शन सी है तातार, ऑप्शन डी है अरब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तुर्क। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अवयस्क होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। सेकंड है, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। थर्ड है, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासन काल में अस्तित्व में आया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक और दो, ऑप्शन सी है केवल तीन, ऑप्शन डी है एक दो और तीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल एक। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में प्रत्येक परगना गांवों का समूह पर एक आमिल या अमल गुजार की नियुक्ति की जाती थी जो परगने के राजस्व संग्रह का कार्य करता था। इक्ता प्रणाली भारत की प्राचीन देसी संस्था न होकर अरब की मौलिक प्रणाली थी जिसका उद्भव पश्चिमी एशिया ईरान में हुआ था। इसे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश द्वारा लागू किया गया था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख और मनसबदारों का प्रमुख मुगल काल का पद है, न कि सल्तनत काल का। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख दीवाने आरिज कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? ऑप्शन ए है इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। ऑप्शन बी है सियायतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। ऑप्शन सी है इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तानों के खाते में जाती थी। ऑप्शन डी है मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली का प्रचलन किया गया था। इक्ता व्यवस्था के तहत इक्ता के धारक इक्तादार या मुक्ति को उस भूक्षेत्र से राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासनिक व्यय पूरे करता था तथा उसे इस राजस्व से सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखने पड़ते थे। खालिसा भूमि से प्राप्त आय सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। अबू अली हसन इब्न अली तुसी निजाम उल मुल्क की फारसी पुस्तक सियासत
नामा में प्रारंभिक इक्ता व्यवस्था का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए है परगना, सरकार, सूबा। ऑप्शन बी है सरकार, परगना, सूबा। ऑप्शन सी है सूबा, सरकार, परगना। ऑप्शन डी है परगना, सूबा, सरकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परगना, सरकार, सूबा। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में संपूर्ण साम्राज्य को सूबा प्रांत में बांटा गया था। सूबेदार सूबे की शासन का प्रमुख अधिकारी था। प्रशासन की दृष्टि से प्रत्येक सूबे को अनेक इकाइयों में बांटा गया था। इन इकाइयों को सरकार कहा जाता था। प्रत्येक सरकार का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। प्रत्येक सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया जाता था। यहाँ प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। परगनों के अंतर्गत गांव होते थे जिन्हें नवादा या दी कहा जाता था। मावादा के अंतर्गत बहुत छोटी छोटी बस्तियां होती थी जिन्हें नगला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में परगना तथा सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया जिसे चकला कहते थे तथा जिसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे। अतः मध्यकालीन भारत में आकार की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम इस प्रकार है, परगना, सरकार और सूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बलबन। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक बलबन ने सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवान अर्ज विभाग की स्थापना की। सर्वप्रथम बलबन ने ही तत्पर सेना रखने की शुरुआत की। बलबन ने इमादुल मुल्क को दीवान आरिज सैन्य मंत्री नियुक्त किया तथा उसे रावत अर्ज की उपाधि दी। आरिज विभाग का मुख्य कार्य सैन्य भर्ती, सेना को अस्त्र से सुसज्जित करना, वो वेतन वितरण आदि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है दीवान मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है दीवान अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी है दीवान खैरात फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी है दीवान रियासत बलबन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दीवान रियासत बलबन। दीवान मुस्तकराज राजस्व विभाग था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस विभाग को प्रारंभ किया था। दीवान अमीर को ही कृषि विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस विभाग को प्रारंभ किया था। दीवान खैरात दान विभाग था। फिरोज शाह तुगलक ने इस विभाग को प्रारंभ किया था और दीवान रियासत बाजार नियंत्रण विभाग था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस विभाग को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? ऑप्शन ए है दीवान बंदगान फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी है दीवान मुस्तकराज बलबन, ऑप्शन सी है दीवान कोही अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है दीवान अर्ज मोहम्मद तुगलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दीवान बंदगान फिरोज तुगलक। दीवान बंदगान विभाग का गठन फिरोज तुगलक ने किया था। यह विभाग दासों की देखरेख करता था। फिरोज के शासनकाल में दासों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अफीफ के लेखानुसार राजधानी तथा प्रांतों में दासों की संख्या बढ़कर 1,80,000 हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए एक नए विभाग दीवान मुस्तकराज की व्यवस्था की। मोहम्मद बिन तुगलक ने संकट की स्थिति में कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र में कृषि विभाग दीवान कोही की स्थापना की। दीवान अर्ज सैनिक विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दीवान अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑप्शन ए है सेना, ऑप्शन बी है राजस्व, ऑप्शन सी है कृषि, ऑप्शन डी है मनोरंजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कृषि। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना की।
इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था? ऑप्शन ए है शाही पत्राचार से, ऑप्शन बी है विदेश विभाग से, ऑप्शन सी है रक्षा विभाग से, ऑप्शन डी है वित्त विभाग से, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रक्षा विभाग से। दीवान आरिज तथा आरिज मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का एक प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज मुमालिक का विभाग ही दीवान अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोकस हुआ? ऑप्शन ए है इलवरी, ऑप्शन बी है खिलजी, ऑप्शन सी है तुगलक, ऑप्शन डी है लोधी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तुगलक। विजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्री परिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उन्हें विजारत की संज्ञा दी गई थी। विजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। महमूद गजनवी के राजकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग दीवान वजारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान तथा सैनिक व्यय आदि सभी की देखभाल करता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्ण काल था। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने कार्यकाल में एक नया प्रयोग किया जिसके अंतर्गत उसने भूतपूर्व वजीरों ख्वाजा खातिर, ख्वाजा मुहज्जब तथा निजामुल मुल्क जोधी को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया और वह न केवल महत्वपूर्ण मामलों पर उसने सलाह लेता था बल्कि उनके विचारों को महत्व भी देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था। ऑप्शन ए है तुर्क मंगोल मध्य एशिया का, ऑप्शन बी है फारस अरब तुर्क मंगोल मध्य एशिया का, ऑप्शन सी है फारस अरब तुर्क मंगोल भारतीय तत्वों का, ऑप्शन डी है फारस अरब का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फारस अरब तुर्क मंगोल भारतीय तत्वों का। मध्यकाल की सरकार में फारस अरब तुर्क मंगोल तथा भारतीय तत्वों का मिश्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? फर्स्ट है खराज, सेकंड है खुम्स, थर्ड है उश्र, फोर्थ है मुक्तई। अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कूटों से करें। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 3 और 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 3 और 4। खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था अपितु यह एक धर्मनिरपेक्ष कर था। खुम्स लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5वां भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष भाग 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। खुम्स के अलावा अन्य सभी भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी।
भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। यह हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास था। यह भूमि का एक विशेष खंड होता था जो सैनिक या सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था, किंतु वे इस भूभाग के मालिक नहीं होते थे। वे केवल लगान का ही उपभोग कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। ऑप्शन ए है चौधरी, ऑप्शन बी है रावत, ऑप्शन सी है मालिक, ऑप्शन डी है पटवारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चौधरी। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थे। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। इस प्रकार राज्य के कर्मचारियों का किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क न था, बल्कि वे वंशानुगत और परंपरा से चले आ रहे गांव अथवा जिले के अधिकारियों से संपर्क रखते थे और किसानों से लगान वसूल कर उन्हें देते थे। मुक्ति और वली के कार्यों की देखभाल के लिए सुल्तान ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्ति करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द कर लगाया जाता था। ऑप्शन ए है व्यापार पर, ऑप्शन बी है सिंचाई पर, ऑप्शन सी है गैर मुसलमानों पर, ऑप्शन डी है उद्योग पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिंचाई पर। फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों की दृष्टि में रखकर कर निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी: खराज, जजिया, खुस्म और जकात। धार्मिक नियमों के विद्वानों से परामर्श कर उसने खेती की उपज के 10% की दर से सिंचाई कर शब्द भी लगाया। फिरोज तुगलक ने अपने समय में 28 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था? ऑप्शन ए है राज कानून से, ऑप्शन बी है मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, ऑप्शन सी है टकसाल से संबंधित कानून, ऑप्शन डी है कृषि संबंधित कर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राज कानून से। सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध राज के कानून से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हदीस है एक। ऑप्शन ए है इस्लामिक कानून, ऑप्शन बी है बंदोबस्त कानून, ऑप्शन सी है सल्तनत कालीन कर, ऑप्शन डी है मनसबदार, ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इस्लामिक कानून। हदीस एक इस्लामिक कानून है। इस्लाम धर्म के मूल स्रोत कुरान के बाद दूसरा सोर्स हदीस है। दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या और इस्लामी शरीयत की संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। फर्स्ट है दाम, सेकंड है जीतल, थर्ड है रुपया, फोर्थ है टंका। कूट है ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 2 और 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2 और 4। सल्तनत कालीन 2 प्रकार की मुद्राएं हैं, जीतल एवं टंका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है, क्योंकि उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है बलबन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है रजिया, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद तुगलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? ऑप्शन ए है चांदी तांबा, ऑप्शन बी है सोना चांदी तांबा, ऑप्शन सी है चांदी जस्ता तांबा, ऑप्शन डी है सोना जस्ता तांबा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चांदी और तांबा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन मसूद शाह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित था। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसिम थे। यह 1242 से 1258 ईस्वी तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसिर का नाम उल्लिखित था, जो 1226 से 1242 ईस्वी तक खलीफा रहे।